वेलकम टू माय चैनल जीके विथ करेंट अफेयर्स। आज के सिलेबस का यह चौथा भाग है। यदि आप हमारे चैनल के वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगा। एक बात और, जैसे मैं इस वीडियो में लिखा हूँ वैसे ही आप हूबहू अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और आगे आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है कोनिया वेग। कोनिया वेग क्या है? तो वृत्ताकार मार्ग पर 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को कोनिया वेग कहा जाता है। ये वृत्ताकार मार्ग हो गया। 1 सेकेंड में इस पर जितना दूरी तय करेगा उसी को कोनिया वेग कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, ओमेगा ऐसे। अगला पॉइंट है न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? तो कोई भी वस्तु हो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इसे न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और कोई गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। मतलब जो स्थिर है उसको बाहरी बल लगकर उसको गतिशील ना कर दे, या कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगकर उसको स्थिर ना कर दे, तब तक वो उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। इसी को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है कि बल किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमें मिलती है। न्यूटन का प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, जड़त्व नियम। क्वेश्चन में पूछता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है? तो प्रथम गति नियम से संबंधित है। अगला पॉइंट है फोर्स। बल किसे कहते हैं? तो पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। देखते हैं बल क्या है। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, उसे बल कहा जाता है। जैसे पहले नियम में पढ़े कि वस्तु गतिशील रहती है तो उसको बाहरी बल लगकर उसको स्थिर अवस्था में कर देता है, या स्थिर अवस्था में रहती है तो उसको बल लगकर गतिशील अवस्था में कर देता है, तो उसी को बल कहते हैं। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, उसे बल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। अगला पॉइंट है संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर हो जाएगा वेग गुना गुणन द्रव्यमान। वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला पॉइंट है न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? तो संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आरोपित बल F और किसी वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान m, तो इस पर लगने से उत्पन्न त्वरण a होता है। तो दूसरे गति नियम से F बराबर ma। अतः न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि पहले नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई वस्तु को हम धक्का मारते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में फोर्स करती है। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली बंदूक को पीछे धकेल लेती है, दीवार पर बॉल मारने पर वापस आना, रॉकेट का उड़ना, ये सब न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। अगला पॉइंट है संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। संवेग हमेशा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद हमेशा बराबर होता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। अगला पॉइंट है इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या है? तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल, इसके गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग को, ये बल और समय अंतराल में जो गुणनफल है
उसे संवेग में परिवर्तन भी कहा जा सकता है, अर्थात आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन भी हो सकता है। अगला पॉइंट भूगोल से है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.13%। याद रखने का तरीका है, सियाल, सियाल का नाम आप सुने होंगे, सी से हो जाएगा सिलिकॉन और एल से हो जाएगा एल्युमिनियम। तो सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से भी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%। वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है कि शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीजन 65%, उसके बाद होता है कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10%। दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑक्सीजन 46%, ऑक्सीजन 65% मानव शरीर में, और जबकि पृथ्वी पर 46.6%। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में कि कोई ठोस होता है, उसको गर्म करने पर सीधे गैस के रूप में बदल जाता है, न कि द्रव में बदलता है, इसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। वर्णलेखन, अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होने के आधार पर वर्णलेखन कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं, तो तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसे परमाणु कहा जाता है। जबकि अणु में कण स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु में वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, जबकि अणु में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगला पॉइंट है परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं, तो कार्बन C12 के परमाणु के 12वें भाग को परमाणु भार कहा जाता है। इसे हाइड्रोजन के 1.088 से भी गणना किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या C12 के एक परमाणु में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होता है, या एक मोल में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु भी होता है, इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इसका एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से हो जाएगा टॉमसन या थॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। रदरफोर्ड में गोल्डस्टीन कहीं कहीं ऑप्शन देता है तो गोल्डस्टीन भी टिक लगा देंगे। इसे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, ईंट पर नाच। अगला पॉइंट है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों को जोड़ने पर हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। अगला पॉइंट है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है, तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्रकृति और इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्वांटम संख्या से स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्रकृति और इलेक्ट्रॉन की स्थिति की जानकारी मिलती है। अब क्वांटम संख्या विभिन्न प्रकार के होता है जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है। क्या है क्वांटम संख्या, कितना इसका प्रकार है, तो पहला प्रकार है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर की जानकारी मिलती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से सूचित किया जाता है। इससे कक्षा के इलेक्ट्रॉन के कक्षा की आकृति पता चलता है कि आकृति कैसा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। इससे उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करता है, यह जानकारी मिलती है। चक्रण क्वांटम संख्या s, इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की पता चलता है कि किस दिशा में है। इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट।
अगला पॉइंट है बायोलॉजी से। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ये आपको पहले ही बता दिए थे, लिनियस है। पादप जगत और जंतु जगत, दो जगत में बांट दिया था। इसे द्विनाम जगत भी कहा जाता है, या इसे आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। द्विनाम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द्विनाम क्या होता है। द्विनाम में जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मनुष्य को होमोसोपियंस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसोपियंस। तो इसमें जो होमो है, होमो एक नाम हो गया और सोपियंस दूसरा नाम हो गया, इसी को द्विनाम जगत कहा जाता है। जैसे कि पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा जाति को दर्शाता है। जैसे पहला ये होमो वंश का नाम हो गया और सोपियंस ये जाति का नाम हो गया। उसी प्रकार से मेढक को राना टिग्रिस भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिस है। अगला पॉइंट देखते हैं, बिल्ली। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका भी कहा जाता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का नाम है पीसम सेटिवा। सरसों का ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला पॉइंट 5 जगत प्रणाली का जनक, ये आपको पहले ही बता दिए थे कि व्हिटकर है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत 5 जगत में बांट दिया था व्हिटकर ने। अब आज देखते हैं आज के वीडियो में कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है। तो जैसे एग्जाम में जो पॉइंट पूछेगा वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मोनेरा क्या है, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन में पूछता है कि जीवाणु किस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया, तो ये है मोनेरा। प्रोटिस्टा, इस जगत में एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। यूग्लिना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में भी पोषित है, दोनों में भी वह जीवित रह सकता है। अगला पॉइंट है पादप। पादप क्या है, तो इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय फूल तथा अपुष्पीय फूल, फूल वाले पौधे और बिना फूल वाले भी पौधे। अगला पॉइंट है कवक। कवक वह जीव जो अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ऐसे कवक होता है जो आप देखे होंगे। कवक वैसा जीव होता है जो अवशोषण द्वारा पोषित होता है। इसके कोशिका भित्ति को काइटिन कहा जाता है। अगला पॉइंट है जंतु। इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित है, जैसे हाइड्रा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी आदि। जाति किसे कहते हैं, स्पीसीज। वर्गीकरण के आधारभूत को जाति कहा जाता है, स्पीसीज कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका विज्ञान से। कोशिका विज्ञान क्या है, सेल। तो देखिए सेल क्या है, तो जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अब कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ध्यान दीजिएगा, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने ही। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मृत कोशिका की खोज किया था, जीवित कोशिका की नहीं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था 1774 में। ये दोनों में अंतर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, और सिर्फ कोशिका की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन में रॉबर्ट हुक रहेगा, तो उसको टिक लगाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। ल्यूवेनहॉक ने ही प्रोटोजोआ जीवाणु शुक्राणु की खोज किया था।
क्वेश्चन में होता है कि जीवाणु की खोज किसने किया था या प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन में रहेगा ल्यूवेनहॉक, ये सही उत्तर होगा। अब देखिए कोशिका की खोज किया था इन दोनों ने। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में। जीव द्रव की खोज किया था पुरकिंजे ने 1839 में। अब जीव द्रव में पदार्थों का अनुपात होता है 81:19, 81:19। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अंतिम पॉइंट है कंप्यूटर का भाग है। कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट भाग है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसे हार्डवेयर का वह भाग होता है जो अस्थायी मेमोरी होता है। यह प्रोग्राम को संचालित और निर्देशित भी करता है। क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को संचालित और निर्देशित करता है, ये 4 गो ऑप्शन दे देगा और एक कोई ऑप्शन ये दे देगा, तो इसका सही उत्तर होगा रोम, ROM। यह प्रोग्राम को संचालित और निर्देशित भी करता है, डायरेक्ट करता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को स्टोर रखता है, हार्ड डिस्क प्रोग्राम को स्टोर रखता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और सुरक्षित रखता है, उसी को फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। क्वेश्चन में रेलवे में वो ऐसे ही पूछ लेता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, तो ऑप्शन में 4 को दे देगा, तो फ्लॉपी डिस्क ध्यान रखिएगा उत्तर होगा। अब देखिए कीबोर्ड की संख्या 102 होती है, कहीं कहीं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 होता है और सामान्य कीबोर्ड में 102 होता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का सर्वाधिक विकास में योगदान दिया था वॉन न्यूमन ने, इसको याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ था और कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 के दशक में। अब अगला वीडियो में बाकी सब टॉपिक मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर क्लास करने के लिए।